मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताइवान से। ताइवान को लेकर जारी तनाव में अब रूस की भी एंट्री हो चुकी है। रूस ने ताइवान को लेकर अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल रूस खुले तौर पर ताइवान पर चीन के प्रभुत्व का समर्थन कर रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका इस छोटे से द्वीप को उकसाकर एशिया में तनाव पैदा कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ताइवान को लेकर रूस का रुख यूक्रेन युद्ध में चीन के समर्थन के कारण है। चीन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की जमकर मदद की है। यह मदद सैन्य और आर्थिक दोनों तरीकों से है। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडको ने कहा है कि अमेरिका एशिया में गंभीर संकट पैदा करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ताइवान पर चीन के रुख का रूस द्वारा समर्थन किए जाने की बात दोहराई। रुडको ने कहा कि राज्य समाचार एजेंसी टास को बताया, हम देखते हैं कि वाशिंगटन एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए जिससे वह मान्यता देता है यथास्थिति बनाए रखने और हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के नारे के तहत ताइपे के साथ सैन्य राजनीतिक संपर्क मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मामलों में इस तरह के स्पष्ट अमेरिकी हस्तक्षेप का लक्ष्य पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को भड़काना और अपने स्वार्थी हितों के अनुरूप एशिया में संकट पैदा करना है। रिपोर्ट में ऐसे किसी विशेष संपर्क का हवाला नहीं दिया गया जिसका रुड़को जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताइवान मुद्दे पर रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा है। चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है कि एक ऐसा दावा जिसे ताइवान की सरकार खारिज करती है। औपचारिक राजनीतिक मान्यता की कमी के बावजूद अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थक और हथियार आपूर्ति करता है। रुडको के बयान पर टिप्पणी के अनुरोध पर अमेरिकी विदेश विभाग ने तुरंत जवाब नहीं दिया है। सितंबर में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए $567 मिलियन के सैन्य समर्थन को मंजूरी दी। रूस ने जवाब दिया कि वह एशियाई मुद्दों पर चीन के साथ खड़ा है, जिसमें अमेरिका द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास और ताइवान के आसपास की स्थिति को भड़काने के जानबूझ के किए गए प्रयास की आलोचना शामिल है। हम बात करें कनाडा की। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में शुक्रवार रात इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में हुई हिंसा पर पियरे पोलिवरे ने जस्टिन ट्रूडो को घेरा है। कनाडा के विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे ने इस घटना के लिए पीएम ट्रूडो को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि आप इस हिंसा की निंदा करने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आपने जो बोया है हम वही काट रहे हैं। पोलिवरे ने कहा है कि कनाडा में इस तरह की घटनाएं ट्रूडो सरकार की नीतियों का नतीजा है। जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को हिंसा के बारे में एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, कल रात मॉन्ट्रियल की सड़कों पर हमने जो देखा वो भयावह था। यहूदी विरोधी भावना, धमकी और हिंसा के कृत्य जहाँ भी हो उनकी निंदा की जानी चाहिए। आरसीएमपी स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क में है। इसके जिम्मेदारों और दंगाइयों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ट्रूडो के इस ट्वीट पर पोलिवरे ने जमकर सुनाया है। जस्टिन ट्रूडो के जवाब देते हुए कनाडाई राजनेता पियरे पोलिवरे ने कहा, आप आश्चर्यचकित होने का अभिनय कर रहे हैं। आपने जो बोया है हम वही काट रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर आपने 9 साल तक जहरीली पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नस्ल, जेंडर, धर्म, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटा है। आपने यह तक कर दिया कि कनाडा एक उत्तर राष्ट्रीय राज्य है जिसकी कोई मूल पहचान नहीं है। आपने कानून तोड़ने वालों के लिए सीमाएं खोल दी और सवाल उठाने वालों को नस्लवादी कहा। आप अपने सांसदों को मस्जिद में कुछ और मंदिर में कुछ और गुरुद्वारे में कुछ और करने के लिए भेजते हैं। पियरे ने आगे कहा, ट्रूडो आपने कनाडा को विदेशी हस्तक्षेप का मैदान बना दिया है। आपने ईरान के आईआरजीसी आतंकवादियों को 4 साल तक यहाँ कानूनी रूप से काम करने की अनुमति दी। आपने ऐसे कानून पारित किए जो बड़े पैमाने पर अपराधियों को उनकी 80वीं गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर जेल से रिहा कर देते हैं। इसका नतीजा कनाडा की धरती पर हत्याएं, बमबारी, मंदिरों और हिंसा है। इतना ही नहीं, जब मॉन्ट्रियल जल रहा था तो आप नाच रहे थे। आपको तुरंत चुनाव का ऐलान करना चाहिए। कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में शुक्रवार रात इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच हिंसा हुई। ये तब हुआ जब नाटो सदस्यों और भागीदारी देशों के 300 प्रतिनिधि मॉन्ट्रियल में बैठक कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के विरोध और समर्थन में जुटे लोग भीड़ गए। हिंसा आगजनी के बाद पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। आइए अब हम बात करें एलन मस्क की। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है और साथ ही अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने पोस्ट किया जिसमें एक आर्टिकल की हेडलाइन को पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा था कि भारत एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती की। एलन मस्क ने भारत की चुनावी व्यवस्था को सराहा। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने लिखा कि भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई है और कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। एक अन्य यूज़र ने भी भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती की बात कही है और इस बात पर निराशा जाहिर की है कि अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में
अभी भी वोटों की गिनती जारी है, जबकि चुनाव हुए 2 हफ्तों से ज़्यादा समय बीत चुका है। इस पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने दुखद बताया। उल्लेखनीय है कि जिस आर्टिकल पर एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी उसमें कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र था। आर्टिकल में बताया गया था कि भारत में 90 करोड़ मतदाता हैं और आम चुनाव में करीब 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, लॉजिस्टिक के हिसाब से एक चमत्कार है। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया में अभी भी 3 लाख से ज़्यादा बैलेट पेपर की गिनती होनी है। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को विजयी घोषित किया जा चुका है। कैलिफोर्निया में 3.9 करोड़ निवासी है, इनमें से 1.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इनमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने मेल के जरिए मतदान किया। इस वजह से कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। इससे पहले पिछले 2020 के चुनाव में भी कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती में कई हफ्तों का समय लग गया था। आइए अब हम बात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के बारे में। पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पाकिस्तान के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में सख्ती बढ़ा दी है। यहाँ अधिकारियों ने आज से ही इस्लामाबाद के प्रमुख प्रवेश मार्गों को बंद करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में यह कदम तब उठाया गया जबकि पीटीआई ने जेल में बंद अपने नेता इमरान खान की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। यहाँ राष्ट्रीय मोटरवे और राष्ट्रमार्ग प्राधिकरण ने मरम्मत कार्य का हवाला देते हुए M1 और M2 मोटर मार्गों के साथ साथ अन्य प्रमुख मार्गों को बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि पेशावर और लाहौर को इस्लामाबाद से जोड़ने वाले M1 और M2 महत्वपूर्ण मार्ग है। इनका इस्तेमाल अक्सर प्रदर्शनकारी राजधानी की ओर जाने के लिए करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले हफ्ते 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके और उनके जेल में बंद नेता को रिहा किया जा सके। इमरान 1 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। यह ब्रिटिश काल का कानून है जो सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाता है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बढ़ाने के लिए संघीय सरकार ने राजधानी में व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर एफसी के जवानों को भी बुलाया है। इसके साथ ही शुक्रवार को इस्लामाबाद के सभी छात्रावासों को भी खाली करा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी सरकार ने 23 नवंबर से 25 नवंबर तक पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान विरोध प्रदर्शनों, सार्वजनिक समारोहों, रैलियों और धरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरह इस्लामाबाद में 18 नवंबर से धारा 144 लागू है। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पीटीआई विरोध मार्च करने पर अड़ी हुई है। गौरतलब है कि इमरान खान को 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीटीआई सरकार बर्खास्त होने के बाद से कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। वो पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में 200 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उनमें से कुछ में जमानत मिल गई है, कुछ पर दोषी ठहराया गया है और कुछ पर सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी द्वारा मित्र देश सऊदी अरब पर दिए बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। बुशरा बीवी ने कहा था कि उनके पति की समस्याएं सऊदी अरब की यात्रा के बाद शुरू हुई। हालांकि इमरान खान ने अपनी पत्नी को बचाव किया। उन्होंने कहा कि बीवी ने सऊदी अरब का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। बुशरा बीवी ने बृहस्पतिवार को खान की सितंबर 2018 की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि खान की समस्याएं तब शुरू हुई जब वो मदीना गए और उन्हें अपने विमान से बिना जूतों के बाहर निकलते देखा गया। उन्होंने दावा किया कि घटना के बाद तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि खान की वापसी के तुरंत बाद बाजवा को फ़ोन आने लगेगी कि तुम किसको लाए हो, हम इस देश में शरिया व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं और आप शरिया के प्रवक्ताओं को लेकर आए हो। ये हम बात करें मौलाना अरशद मदनी की। पटना में जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में मौलाना अरशद मदनी ने देश की आज़ादी में मुसलमानों के अहम योगदान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद ने हमेशा प्यार और मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी है और देश में अमन चैन के लिए काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को स्वतंत्र कराया और हमारे प्रयासों से देश का संविधान बना। मौलाना असमुद्दीन ने यह भी कहा कि जिन लोगों को लगता है कि भारत का संविधान केवल हिंदुओं ने बनाया है, उन्हें देश के इतिहास की सही जानकारी नहीं है। उनका कहना है था कि जमीयत उलमा हिंद का देश के साथ 145 साल पुराना इतिहास है और कोई भी इसे नकार नहीं सकता। भारत की आज़ादी के बारे में बात करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि हमने आज़ादी की लड़ाई तब लड़ी जब कांग्रेस का गठन भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का मकसद देश की स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि वह ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय जनता के बीच तालमेल बनाने के लिए बनी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वक्फ के बारे में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि अगर मोदी जी वक्फ को नहीं मानते तो ये वह आगे चलकर नमाज और अन्य धार्मिक रीति रिवाजों को भी नकार सकते हैं। उन्होंने इस बयान पर आश्चर्य जताया, कहा कि जो अल्लाह और रसूल ने बनाया है वही सही है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं तो ये देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर सकता है। उन्हें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य नेताओं के बयान पर भी बुलडोजर आलोचना की। बुलडोजर जस्टिस के मुद्दे पर भी मौलाना मदनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि कोई गलत करता है तो उसकी सज़ा केवल उसी तक सीमित रहनी चाहिए, न कि उसके पूरे परिवार को सज़ा देनी उचित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हम बार बार कोर्ट गए और हमने न्याय मिला। मौलाना मदनी ने अंत में कहा कि भारत में बहुत से लोग हैं जो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सोचते हैं और हमें अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.